भृगु झील जाने की 15 वर्ष पहले की ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही थी। सितंबर मास का 9वां दिन हम 4 यात्री भृगु यात्रा में शामिल थे। रायसन से मुंह अंधेरे सुबह 4:15 बजे चले, 5:45 बजे से कुछ पहले गुलाबा पहुंच गए। अभी वहां बैरियर लगा था, आगे का रास्ता बंद था, किंतु ज्यादा देर वहां रुकना नहीं पड़ा। 6 बजे से पहले ही रास्ता खोल दिया गया। अभी तक अंधेरा था, किंतु अब पाँव फटने लगी थी। हम जितना आगे बढ़ रहे थे, दृश्य उतने ही अधिक साफ होते जा रहे थे। हाँ, कहीं कहीं सड़क की हालत खस्ता थी। अटल टनल बनने के बाद शायद इस सड़क की मरम्मत पर ध्यान कम हुआ है। एक समय था जब यह सड़क सैलानियों की आवाजाही से इतनी व्यस्त रहती थी कि इस रोहतांग मार्ग पर जाम की समस्या आम हो गई थी, किंतु अब सड़क पूरी तरह वीरान नजर आती है। बातों ही बातों में आसपास के सुंदर दृश्यों को निहारते हुए जाने कब 14 मील मोड़ से आगे निकल गए, पता ही नहीं चला। गनीमत है समय रहते भांप लिया। मंगल पहले भी भृगु सरोवर आए हैं। उन्होंने पीछे न लौटने की अपेक्षा यहीं से भृगु जाने का निर्णय लिया। पहाड़ चढ़ने से पहले उधर पूर्ति जरूरी थी। हल्का फुल्का खाते हुए सबका ध्यान सामने पहाड़ी की ओर था, जहां से होते हुए हमें आगे बढ़ना था। सफर की कल्पना करते हुए एक रोमांच की अनुभूति हो रही थी। साथियों ने खाने पीने की पर्याप्त वस्तुओं से अपने बैग पैक कर रखे थे, ताकि मार्ग में कोई असुविधा ना हो। आखिर पैदल सफर शुरू हुआ। हाय मंगल। हेलो। पहाड़ी रास्ते ऊबड़ खाबड़ तो होते ही हैं, किंतु यह रास्ता गिल्ली चिकनी मिट्टी से न होने के कारण फिसलन भरा था। कुछ देर चलने के बाद दृश्य बदल गया। हम ज्यादा खुली जगह पर पहुंच चुके थे। यहाँ से रोहतांग की ओर मढ़ी का दृश्य नजर आने लगा था। मार्ग में चारों ओर फूल ही फूल थे, श्वेत रंग के फूल कांटों से घिरे हुए। प्रकृति का यह आश्चर्यजनक नियम है कि नाजुक फूलों को वह कांटों के कवच से सुरक्षा प्रदान कर अपने उत्तरदायित्व का खूब निर्वहन करती है। मित्र मंगल और फतेह दोनों ही वातावरण को हल्का फुल्का बनाने में माहिर हैं। इस यात्रा में भी वे हंसाने से चूके नहीं। देखिए तो छाते को तान कर किस तरह उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के दौरान जंगली रंग बिरंगे फूल जब मुस्कुराते हुए स्वागत करते मिलते, तो उनसे प्रेरित होकर हमारे पांव की गति तेज हो जाती। रास्ते में फतेह और मंगल जंगली फूल पत्तियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर औषधीय जड़ी बूटियों से अवगत करवाते रहे। यह रहा पतीस नाम से जाना जाने वाला औषधीय पौधा। पतीस शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाले 10 प्रमुख औषधीय पौधों में से एक है। इसे अतीस या अतिविषा भी कहा जाता है। वनस्पतिक जगत में इसे एकोनिटम हिट्रोफाइलम नाम से जाना जाता है। यह पौधा मुख्यतः यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ों को बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द एवं खांसी आदि में उपयोग में लाया जाता है। गुजरों ने बनाया अपने लिए रास्ता अच्छा है। ये वाला रास्ता यहाँ से मतलब थोड़ा गुजरों ने बैंसों के लिए थोड़ा ऐसा रखा ना। हाँ हाँ। हल्का सा। अब हम जो पेड़ों की सीमा से ऊपर जाने वाले थोड़ी देर के बाद, तो उसके बाद ऊपर जो है अल्पाइन भृगु का जो रेंज है वो वहाँ पहुँचने वाले। बर्फ पे चलते हैं ना, फिर तो ऐसा रहता है कि अपनी अपनी फंसी होती है सबको, नहीं? जब बर्फ पे चलते हैं तो उस समय हमें जो
अपने से जो आगे है उनके कदमों पर ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा हवा के कारण जो है बर्फ से जो है पद चिन्ह जो है वो खो जाते हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? पूरी उंगली में। अभी दर्द हो रहा है? पुहालों का पहला पड़ाव दूर से नजर आया तो राहत मिली कि इस जंगल में हम अकेले नहीं, आसपास और भी मौजूद हैं। बड़ा कठिन है पुहालों का जीवन, पर कठिन कहना भी असंगत हो सकता है, क्योंकि पुहाल इस जीवन को कठिन समझकर नहीं अपितु मस्ती में जीते हैं। दुनिया से अलग अपनी भेड़ बकरियों में मस्त रहते हैं, अपने संघर्ष को बोझ नहीं समझते। हमें देखकर पुहालों के हृष्ट पुष्ट कुत्ते भौंकने लगे थे। डर था कहीं पास न आ जाएं। किंतु ये कुत्ते तब तक हानि नहीं पहुंचाते जब तक इन्हें राहगीरों से किसी खतरे का आभास नहीं हो जाता। हम पुहालों के पहले पड़ाव से आगे बढ़ चले। आज सुबह से ही आसमान में बादल मंडरा रहे थे। मौसम ठंडा था, धुंध थी कि हटने के बाद दोबारा घेर लेती थी। कैमरे के लेंस पर से भी धुंध के कणों को बार बार हटाना पड़ रहा था। धुंध छाने पर बड़े बड़े पहाड़ भी आंखों से ओझल हो जाते हैं, और जब धुंध छंट जाती है तो प्रकृति के सूक्ष्म दृश्य भी मन को विभोर कर देते हैं। क्या मन पर पड़ी धुंध भी भ्रामक नहीं होती? लगभग आधा घंटा चलने के बाद पुहालों का दूसरा पड़ाव आ गया था। यहाँ कुत्ते दुम हिलाते हुए मिले। हेलो हेलो, बस 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 बस, चलो 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 चलो। कुत्तों को खाने की गंध आ गई थी। वे भागते हुए मित्रों के पास पहुंच गए। गुड, बहुत अच्छा शॉट। तो हम जैसे पीछे से आ रहे हैं तो हमको पता लगे कि आप दिशा में गए हैं। तो ये पत्थर रखने का मतलब है कि हमने उस ऊंचाई के जो रास्ता है उसको पार किया है, पार कर रहे हैं। धुंध बहुत घनी हो गई थी। घनी धुंध में सूरज भी चांद की तरह नजर आने लगा था। वर्षा की आशंका थी, किंतु हम रुक नहीं सकते थे। हमें चलते ही जाना था, इसलिए हम चल रहे थे। यह मार्ग की एक विशेषता ने ध्यान आकर्षित किया कि मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीरों द्वारा सरोवर तक पहुंचने का मार्ग निर्देश किया गया था। मार्गदर्शन का यह सिलसिला झील तक बरकरार रहा। रास्ते में चलते हुए जब कभी धुंध हट जाती तो आसपास के खूबसूरत दृश्य मुखर हो उठते और मन पुलकित हो उठता। प्रकृति अपने पूरे यौवन से गदराई नजर आती। जमीन पर नरम मखमली धूप और आसमान में छाया गहरा नीला रंग। इन सब के बीच अलमस्त उड़ते हल्के बादल और जालीदार पतली धुंध। कुल मिलाकर दिल करता यहीं ठहर जाएं। एक छोटे से शिखर पर मार्गदर्शन की दृष्टि से पत्थरों से बनाया गया मानवाकृति नुमा बुर्ज। यह बुर्ज भृगु झील आने जाने वाले राहगीरों का ध्यान दूर से ही आकर्षित करता है। सचमुच कितने सुहृद होंगे वे जो पहाड़ी रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों का इतना ध्यान रखते हैं, निस्वार्थ। बुर्ज से काफी नीचे खुली जमीन पर बना यह स्थान विश्राम के लिए उपयुक्त था। कुछ देर यहाँ विश्राम किया। और फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। चलो आगे, शाबाश, समझदार हो।
इधर पे। शुक्रिया। उच्ची औषधीय पौधा सोजिश के लिए। सोजिश के लिए। Won't you pick me up again? Falling down, I'm falling again. Won't you pick me up सुबह 10:30 बजे हम रौली खोली नामक स्थान पर पहुंचे। पहली नजर भेड़ बकरियों के झुंड पर पड़ी। स्पष्ट हो गया कि भृगु झील के मार्ग में यह पहाड़ों का तीसरा पड़ाव था। रौली खोली पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा मैदान है। पर्याप्त खुला होने के कारण रहने के लिए सुरक्षित है तथा हरी घास होने के कारण भेड़ों के लिए एक अच्छा चारागाह भी। भेड़े तो 600 है। 600 भेड़े जी। अपनी है कि सबकी इकट्ठी करके लाए सर। इस स्थान पर टूर ऑपरेटर्स पर्यटकों के लिए टेंटों में रहने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ तोतराम ढाबा में आगंतुकों के खाने पीने की व्यवस्था थी। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त व्यवस्था की है मैंने बोली। हमने तोतराम ढाबे में लगभग आधा घंटा बिताया। मंगल ने घर से ही खाने के लिए रोटियां, सब्जी आदि साथ लाई थी। पहाड़ी सफर में घर की रोटियां कुछ अलग ही जायका देती हैं। चाय और कॉफी का प्रबंध ढाबे में ही हो गया था। आपको एक चीज दिखाना है। नेगी जी के हाथ में है, क्या बोलते हैं सर इसको, धौंकनी। हिंदी में ढोकनी बोलते हैं। किनौरे में इसको बुधपा बोलते हैं। तो ये आग जलाने में सहायक उपकरण है। दवाइयाँ बनती है। अच्छा, ये है कड़ू। कड़ू। तो ये जड़ें प्रयोग में आती हैं हाँ जी, इसकी। हाँ जी। तो ये आज की डेट में लगभग 1100-1200 रुपए किलो है ये ना नीचे। ये जड़ है ये। हाँ, जड़ी है, जड़ी। जड़ी पत्ते को पहचान कर फिर इसकी खोदते हैं। खुदाई करते हैं ना। ढाबे में दाखिल होते ही वर्षा शुरू हो गई थी, किंतु अब जब यात्रा पुनः शुरू की तो वर्षा थम गई। अभी हमें 2-2.5 घंटे का लंबा सफर तय करना शेष था। हाँ, वर्षा के कारण सर्दी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। सर्दी दूर भगाने का तरीका कोई फतेह नेगी और मंगल नेगी से सीखी। रास्ते में भेंट हुई कमल जी से। ये अकेले ही भृगु झील की यात्रा पर निकले थे। पहाड़ी दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए पत्थरों को खड़ा करके रखना या बुर्ज की शक्ल बनाना लोगों की आस्था का प्रतीक है। की सो लाग यारो नुमता धरवो परखा धरवो। ऐसा करना देवताओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना होता है कि देवताओं ने राक्षसों आदि बुरी ताकतों से बचाकर निर्विघ्न रास्ता तय करवाने में मदद की। की सोसो लाग यालो की सोसो लाग यालो लुंगता धरो परखा धरो की सोसो लाग यालो लुंगता धरो परखा धरो। समतल रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद अब हमें पत्थरों के रास्ते से गुजरना था। यहाँ दूर दूर तक केवल पत्थर नजर आ रहे थे। पत्थरों पर भी तीरों के रूप में मार्ग संकेतक बने थे, इसलिए मार्ग भटकने की गुंजाइश नहीं थी।
चढ़ाई शुरू हो गई थी और सांस फूल रहा था। माने भर आती हो गई, आती 6 घंटे हुए चलते हुए। 300 मीटर की दूरी पे झील से हम लोग बैठे हैं पत्थरों के बीच में। थकान स्वाभाविक थी, किंतु थकान को थकान कहने का मन नहीं था, या सीधे सीधे यूं कह लें कि दिमाग मन को भ्रमित ही रहने देना चाहता था, क्योंकि पता था इसी रास्ते से इतनी ही दूरी हमें लौटती बार भी तय करनी है। हम बस आगे बढ़ रहे थे। शाबाश शाबाश शाबाश। रौली खोली के समीप मिले यात्री कमल जी को जब भीगू झील से लौटते देखा तो सुनिश्चित हो गया कि अब मंजिल करीब ही है। मेरा नाम है जी कमल है, मंडी रहने वाले हैं और आए थे आज यात्रा पे यहाँ पे। सुलान जी है, बढ़िया हो गया, अच्छा अकेले आए थे। हम काफी जगह ट्रैक अकेले कर लेता हूँ। हाँ पहले भी यहाँ भी और काफी जगह के साथ ही है, सामने आप पहुँच गए पापा। कमल जी बहुत अच्छा लगा। लीजिए आखिर मंजिल मिल ही गई। पहुंच गए महर्षि भृगु की तपस्थली भृगु झील। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित उच्च ऊंचाई वाली ग्लेशियर झील है। यह पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 14,100 फुट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पूर्व में स्थित है। जय हो। जय हो जय हो। Hi, I'm Greg Haming. I'm from the U.S. I'm from Ohio. And I just hiked up here with these fine gentlemen. And you asked me how I'm feeling. I'm very tired. But I appreciate being in India. And the view up here just exceeds expectations. It's more than what I knew I was getting into. So yeah, it's gorgeous. Yeah, I really love being up here. My experience, I didn't know I was going to hike to 14,000 feet today, but I'm glad that I did it without hurting myself. And like I said, it was worth the effort, and it's very peaceful. It's very tranquil up here. There's just absolutely no man-made noises at all, and so I very much appreciate that. And just feel very fortunate to have the opportunity to do this. भृगु झील तक की यात्रा सचमुच एक रोमांचक अनुभव है।